नमस्कार। गोगो लाइव शो के 502वें एपिसोड के इस सफर में आपका स्वागत है। हम लोग आज साहित्य पे बात करेंगे। हालांकि मेरा इतना बड़ा कद नहीं है कि मैं साहित्य पे चर्चा कर सकूं, लेकिन एक विषय है और विषय पे चर्चा करने के लिए हमने आज विषय विशेषज्ञों को ही आमंत्रित किया है। हमारे साथ हैं डॉक्टर किरणदीप को अंग्रेजी साहित्य में है, चौधरी बल्लूराम गोदारा कॉलेज में अंग्रेजी विभाग की अध्यक्ष हैं। डॉक्टर बबीता काजल, प्रोफेसर बबीता काजल चौधरी बल्लूराम गोदारा कॉलेज में ही हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं। प्रोफेसर श्यामलाल जी संस्कृत के विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं। अलग अलग भाषाएं हैं। हम साहित्य की बात करेंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे शो में। बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है मुझे, इस साहित्य किसे कहेंगे हम लोग? साहित्य भावः इति साहित्यम, जिसमें हित की भावना सन्निहित है, अंतर्निहित है, वो साहित्य है। और बहुत सारी परिभाषाएं साहित्य की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय पर दी हैं। कम शब्दों में बात करें तो जिसमें हित हो, जन कल्याण और जिसमें जनहित हो, वो साहित्य। मैम बिल्कुल, मैम ने सही कहा कि जन कल्याण और जनहित के भाव से लिखी गई कोई रचना। और अगर मैं मेरी अपनी पर्सनल एक राय देना चाहूँ तो मुझे लगता है वो जो यूं लिखी गई रचना है, जनहित के लिए लिखी गई रचना है, वो एक बगीचे जैसी है, जादुई बगीचा, एन्चेंटेड गार्डन वी कैन से, कि उसमें हर पत्ते के नीचे, हर पेड़ के झुरमुट में, हर जगह पे कहीं ना कहीं एक सच छिपा हुआ है, और उस सच को अच्छे शब्दों के माध्यम से सामने लेके आना, वो उस रचना का उद्देश्य रहता है। उद्देश्य बाद में, साहित्य क्या है, जैसे इन्होंने बताया, जनिक, आपने इसको आगे बढ़ाया। जब हम साहित्य की बात करते हैं तो उसको जीवन की आलोचना भी कहा गया, स्व का विस्तार कहा गया, जीवन की आलोचना कहा गया, प्रतिरोध कहा गया, अनुभूति की अभिव्यक्ति कहा गया। लेकिन जब हम बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ है जो साहित्य उससे भी बढ़कर है। साहित्य जन कल्याण जनहित में हो। श्याम जी। हाँ जी, साहित्य से भाव है साहित्यम, साहित्य से भाव है साहित्यम। हाँ, जो हित का भाव हो, जिसमें समाज के हित का भाव हो, और साहित्य से कर्म साहित्यम, जिसमें कवि के कर्म में सामाजिक लोकोपकारक हो, लोक उपकारी हो, जो समाज को एक नई दिशा देने वाला हो, समाज का मार्गदर्शन करने वाला हो। विविध विषय हो सकते हैं, धर्म में, वो तो चलो आगे चलेंगे अपने। मेन बात अगर हम कहें तो लोकहित। हाँ, हितेन सह साहित्यम, जो हित से जुड़ा हुआ है, समाज के हित से जुड़ा हुआ है। मेन तो यही है कि जो कल्याण करने वाला है समाज का, राष्ट्र का, वो साहित्य है। और वागर्थो संपृक्तम भी कहा गया है कि जो वाणी और अर्थ से संपृक्त है, वाणी और अर्थ का जो संचय है, उनका जो संयोजन है, वो उसमें उसका सौंदर्य हो। और सौंदर्य का मतलब समाज के विभिन्न भागों से हो सकता है। कम शब्दों में ये बात कहूं कि जन कल्याण के लिए, लोकहित के लिए जो रचना है किसी भी प्रकार की, उस साहित्य का, वही साहित्य कहलाती है। महेश अरोड़ा हमें देख रहे हैं, कह रहे हैं गोविंद जी आपको व सभी मेहमानों को मेरा नमस्कार। नमस्कार महेश जी। पूरन पाल सिंह बराड़ सत श्री अकाल कह रहे हैं। शुक्रिया पूरन जी हमसे जुड़ने के लिए। ये नया नाम है, शायद आपके जानकर हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य किसे कहेंगे, छोटी सी बात हमने शुरू की। अच्छा, ये निर्णय कौन करता है अभी ये साहित्य है या नहीं? कौन निर्णय करता है? ये निर्णय तो देखा जाए तो पाठक ही करता है जी। पाठक जिस रचना को पढ़ करके उसको प्रेरणा मिले या आनंद मिले। साहित्य के बात करें तो काव्य शास्त्र में आचार्य मम्मट हुए, उन्होंने साहित्य के प्रयोजन के बारे में बताया कि साहित्य लिखने के कारण क्या क्या हो सकता है। कारण तो बाद में, साहित्य डिसाइड कौन करता है? अभी आपने कहा पाठक डिसाइड। पाठक जिसको आनंद मिलता है वो वही डिसाइड करता है कि साहित्य है, जिससे वो पढ़कर प्रेरित होता है या उसको कोई प्रेरणा मिलती है। मतलब उसके मन के अंतर मन तक जो गहराई तक चली जाए, उसको लगे ये ठीक है, तो वो साहित्य जी। पाठक की दृष्टि। साहित्य किसे कहेंगे? पाठक की दृष्टि से कह रहे हैं, पाठक कहेगा वो साहित्य। आप क्या कहना चाहिए?
जब हमने शुरुआत की तो हमने कहा हित की बात होती है, जी लोक हित की बात होती है, लेकिन जब रचनाकार रचता है तो वो लोक हित ध्यान नहीं रखता। तुलसीदास जी ने स्वतः सुखाए लिखा, स्वतः सुख है। लेकिन वो उसमें इतनी ताकत होती है कि वो व्यष्टि से निकल के समष्टि तक जुड़ जाता है, वो व्यक्ति से निकल के समाज तक जुड़ जाता है। जो पढ़ता है उसको लगता है ये तो मेरी बात हो रही है, ये तो मेरी पीड़ा है, ये तो मेरा संत्रास है, इसको इन्होंने वाणी दे दी, और वो जो है उसमें डूब जाता है, उसमें लीन हो जाता है, उसमें वो साहित्य हो जाता है। साहित्य। मैम बिल्कुल सही। जैसे मैंने कहा कि सच छिपा हुआ है इस जादुई गार्डन में, तो वो सच वो है जो अल्टीमेट ट्रूथ है। जो लिखने वाला लिख रहा है उसको लग रहा है ये मेरा सच है, लेकिन वो उसका सच ना होकर सबका सच, सभी का सच है, वही साहित्य है। मोहित चौहान कह रहे हैं, गोविंद गोयल जी सर नमस्कार। नमस्ते मोहित जी, आप हमसे जुड़े हैं। पत्रकार साथी रणवीर राणा हमसे जुड़े हैं, कह रहे हैं नमस्कार भाई साहब। लंदन से विनोद कुमार पाहवा जी देख रहे हैं, शुक्रिया विनोद जी हमारा शो देखने के लिए। शायद आपका तो व्यस्त टाइम होगा इस वक्त। साहित्य किसे कहेंगे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। साहित्य का प्रमाण कौन देता है? पाठक देते हैं। अच्छा, साहित्य के प्रकार भी होते हैं क्या? जी मैम। साहित्य की विधाएं हैं, गद्य हो सकता है, पद्य हो सकता है। जो उसका तथ्य है, जो उसका विषय है, विषय वस्तु के आधार पे राजनीतिक साहित्य हो गया, सामाजिक हो गया, धार्मिक हो गया। तो विषय वस्तु के आधार पे भी अलग प्रकार है, और उसको जो माध्यम है उसको प्रेजेंट करने का उसके फॉर्म्स के हिसाब से भी अलग है। जी बिल्कुल, बहुत अनंत समुद्र है साहित्य, जिसमें इतनी विधाएं हैं, इतने रंग हैं, उसके अलग अलग उसके शेड्स हैं, और हर शेड जो है वो अपना एक अलग प्रभाव देता है। बहुत सारी विधाएं हैं, और आधुनिक काल को तो कहा ही गद्य काल कहा गया। गद्य की इतनी सारी विधाएं, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, डायरी, रिपोर्टाज, निबंध, और अनेक अनेक इतनी शैलियां, और कविता तो हमेशा से शाश्वत प्रारंभ से यही है। साहित्य के ये प्रकार हैं। जी श्याम जी। गद्य पद्य चंपू 3 माने गए हैं। इसमें गद्य रचना होगी, पद्य हो गया जैसे महाकाव्य वगैरह, और चंपू जो गद्य पद्य मिश्रित हो। 3 प्रकार की जो है इसमें आगे और बहुत सारी विधाएं अलग अलग चलेंगे। साहित्य के प्रकार अलग अलग हो गए। साहित्य क्या है? लोग विनोद कुमार पाहवा कह रहे हैं, यस सम बिजी बट नो प्रॉब्लम, आई नो वांट मिस योर शो। सुरेश खेमका कह रहे हैं, गोविंद भाई सादर नमस्कार, काफी शानदार महत्वपूर्ण जानकारी का कार्यक्रम, धन्यवाद सुरेश जी। ये लुगदी साहित्य क्या होता है? लुगदी साहित्य जो मतलब हम साहित्य की जो मुख्य धारा होती है जी, उससे अलग हटके जो साहित्य जो है मुख्य धारा में नहीं आ पा रहा है, वो लुगदी साहित्य है। मुख्य धारा क्या है? मुख्य धारा जो हम मानते हैं कि बड़े साहित्यकारों ने जो बनाई है, रास्ते बनाए हैं, वो मुख्य धारा है। इस पे चलना जरूरी है? जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं। तो फिर जब हम ये कह रहे हैं कि रचनाकार स्वतः सुखाए लिखता, तो वो तो रास्ता हर रचनाकार अपना बनाता हो गया ना। फिर लुगदी साहित्य में क्यों बांट दिया? वो तो बांटना तो इसलिए है ना, बांटा साहित्यकार ने स्वयं ने नहीं बांटा है, पढ़ने वाले पाठकों ने उसको बांटा है। आपकी नजर में लुगदी साहित्य क्या? सही है, यही है जो मापदंड से हट करके, साहित्य की परंपरा से हट करके जो लिखा जाए, जिसको साहित्य की मापदंडों के अनुसार उसको सही नहीं माना जाए, आकलन उसका अलग ढंग से किया जाए, उसे कहा जा सकता है। परंतु ये जरूरी नहीं है। कई बार कई लुगदी साहित्य इतने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उसका विषय इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि पाठक के वो अंतस्थल तक घर कर जाए और उसको अच्छा लगे, तो उसकी दृष्टि में तो वो बहुत बड़ा साहित्य भी हो सकता है। नहीं, लुगदी साहित्य ये तो नहीं है भी, है ही नहीं साहित्य। साहित्य तो आप कुछ भी लिखेंगे, आप कह सकते हैं कि मैंने एक लाइन लिखी साहित्य, तो आप कह सकते हैं साहित्य। अच्छा। लेकिन उसमें आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। अगर लुगदी में आनंद की अनुभूति होती है तो वो साहित्य है, वो साहित्य मान लेते हैं। मतलब वो अगर परंपरा है तो हम लोगों ने बनाई है ना। बिल्कुल, परंपराओं का निर्वाह तो भक्ति काल के कवियों ने कहाँ किया? हाँ, वो सबसे अलग अलग हट के चले। समय और काल के हिसाब से कई चीजें बदलती जाती हैं, तो हम ऐसे कोई एक स्थायी परंपरा की बात नहीं कर सकते। जो मुझे पढ़ने में जो अच्छा लगा, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ भी, जो रचनाएं या जो कविताएं लेख व्यक्ति के अंदर जाके उसको स्पंदित कर दे, उसको झंकृत कर दे, उसको आनंदित कर दे, वो मेरे ख्याल से तो सब चीज वही है जैसे आप लोग बात कर रहे हैं। तो लुगदी साहित्य अपने आप में एक हो सकता है, अगर किसी को पसंद आए। ये किसी भी ऐसा नहीं है कि
शास्त्र ने किया हो भी लुगदी साहित्य नहीं हो सकता और ये नहीं हो तो सकता, मतलब ऐसा नहीं कि इसका हम नकार खारिज दें नहीं कर कि सकते। एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अच्छा हाँ, नकार नहीं सकता। खारिज नहीं किया जा सकता। अमर सिंह बिश्नोई कह रहे हैं गोविंद जी राम 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 राम। अमर सिंह जी मैं आपको फिर बता दूं, आज हम लोग साहित्य की बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, मेरा कद इतना बड़ा नहीं है कि साहित्य की बात कर सकूं, चर्चा कर सकूं, लेकिन चर्चा के लिए हमारे साथ विद्वान व्यक्ति हैं। प्रोफेसर डॉक्टर किरणदीप कौर हैं चौधरी बल्लूराम गदारा कॉलेज से। डॉक्टर प्रोफेसर काजल बबीता काजल हैं चौधरी बल्लूराम गदारा कॉलेज हिंदी साहित्य से, और प्रोफेसर श्यामलाल जी हैं चौधरी बल्लूराम गदारा कॉलेज से संस्कृत से। चलिए बात करते हैं लुगदी साहित्य हो गया। साहित्य किसे कहते हैं? साहित्य में कोई वाद भी होता है क्या? जैसे पूंजीवाद और सामवाद, रामललवाद, श्यामलालवाद, ऐसा कुछ वाद भी होते हैं क्या श्यामलाल जी? वाद तो होते हैं, समाजवाद है, पूंजीवाद है, राष्ट्रवाद है, अध्यात्मवाद है, सांस्कृतिकवाद है। ये वाद तो अब कवि पर निर्भर करता है। अगर वो विचारधारा से जुड़कर साहित्य लिखता है तो वो वाद की श्रेणी में आएगा। अगर वो साहित्य लिखता है और वो अपने आप किसी विचारधारा में चला जाता है तो वो वाद नहीं है। अच्छा, पर्टिकुलर मैं सोच के लिखूं मुझे पूंजीवाद पे लिखना है तो वो वाद होगा, या वो पाठक डिसाइड करते हैं? नहीं, वो देखो विचारधारा की कट्टरता है, वही वाद है। अच्छा, जब ये इस तरह का विभाजन होता है तो वो विभाजन एक तो सबसे पहले ये होता है कि कोई भी इतिहास जो है हम उसको वर्णनात्मक नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसको हमें उसको विभाजित करना पड़ेगा अध्ययन की दृष्टि से। अध्ययन करना है तो, और अध्ययन करने का विभाजित करने का एक ये तरीका है कि किसने किस विचार को लेकर लिखा, उस विचार के आधार पर विभाजन होता है, काल के आधार पर विभाजन होता है, और इस तरह से विमर्श के आधार पर भी विभाजन हो जाता है कि ये इस विमर्श में है, ये इस विमर्श में है। तो ये कोई एक तरह से अछूत होने वाली स्थिति नहीं है कि वाद हो गया, विवाद नहीं होना चाहिए। वाद तो चल सकता है, विवाद नहीं होना चाहिए। जहां विवाद होता है वहां फिर साहित्य का जो मुख्य धर्म है उस पर संकट आ जाता है। धर्म क्या है? साहित्य का धर्म मूल्यों की रक्षा है। मूल्य, जो शाश्वत मूल्य रहे हैं हमारे, उनकी रक्षा करना, उनकी बात करता है। और वैसे भी कहें जो आइडियोलॉजी है या विचारधारा है, अगर हम पूरा हिस्ट्री में जाएं तो 18th सेंचुरी से पहले तक के साहित्य में कहीं कोई ऐसा अपने को जो अपन इज्म की बात करते हैं, चाहे कैपिटलिज्म है, मार्क्सिज्म है, या डिस्कोर्सेज की बात करते हैं कि फेमिनिज्म है, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद जैसे जैसे पॉलिटिकल अवेयरनेस आई तो अलग अलग विचारधाराएं दिखने लगी, अलग अलग आइडियोलॉजीज एग्जिस्टेंस में आई। तो फिर जो लिटरेचर है, जो समाज के हित में है, समाज से निकला है साहित्य, तो वो फिर किसी वाद से अलग कैसे हो सकता है? वाद है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर वाद ही एक समय में ज्यादा प्रचलित रहेगा, उसी के आधार पे लिखा जाएगा, या हम कहेंगे कि एक वाद को लेकर लिखा गया जो लेखन है वही साहित्य है, ऐसा नहीं जरूरी। इसमें इसका उदाहरण ये हो सकता है कि छायावाद के ज्यादातर कवियों ने बाद में प्रगतिवाद पर लिखा। मुझे छायावाद नहीं समझ आया, क्या छायावाद है? छायावाद में रहस्य है, बस वो अज्ञात को संबोधित करते हैं और अपने अज्ञात के प्रति अज्ञात को ही प्रिय, अपन उसको ईश्वर भी कह सकते हैं। वह अज्ञात प्रेमी भी हो सकता है, ईश्वर भी हो सकता है, लेकिन वो एक पर्दे में है, वो एक रहस्य है वहां पर, वो छायावाद है। उसको रहस्यवादी भी कहते हैं। रहस्यवाद एक अलग चीज है, लेकिन छायावाद में रहस्यवाद भी है। छायावाद में रहस्यवाद जी। अच्छा, ये छाया मतलब छायावादी है कि उसका पता नहीं है किसको संबोधित कर रहा है ना? ये अमूर्त, जो अमूर्त है उसका मूर्तिकरण कर दिया, अमूर्त है उसका मूर्तिकरण कर दिया, भावों का और अज्ञात का, इस तरह से उन्होंने बात कही। तो वाद चलेगा, बस विवाद नहीं होना चाहिए। विवाद नहीं होना चाहिए। वाद होता है लेकिन विवाद नहीं होना चाहिए। और वैसे भी हर विवाद का जो है समाधान संवाद है। बिल्कुल। सुरेंद्र मगलानी हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। हम लोग साहित्य की बात कर रहे हैं, 3 विद्वान हमारे साथ हैं। एक अच्छी चर्चा मुझे भी सुनने को मिल रही है, मेरा भी थोड़ा बहुत ज्ञान बढ़ेगा। साहित्य का विधा से भी कोई लेना देना है क्या? विशेष विधा है क्या कोई, या सभी साहित्य जैसे इन्होंने बताया एक लाइन भी हो सकती है साहित्य, या पर्टिकुलर विधाएं? अभी कवि है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गद्य भी है, पद्य भी है, अगर कविता आई है तो वो भी अलग अलग तरह की, हर भाषा के साहित्य में। मुक्तक में कोई विषय नहीं होता, अलग अलग विषय पे अलग अलग बात भी कर सकता है। स्वतंत्र मुक्तक जो कवि अपनी स्वतंत्रता के साथ जो लिखे, जो उसको प्रिय हो, तो वो विधा से हट जाता है। अच्छा, विधा होना कोई ऐसा नहीं है भी
नहीं, विधा तो है ही है, साहित्य में विधा तो बहुत सारी है। हाँ वो सारी जैसे है। नाटक है, कहानी, हाँ। उपन्यास है, काव्य है, महाकाव्य है, ये विधा तो है ही है। लेकिन कोई एक विधा साहित्य नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे समय के हिसाब से, जैसे छोटी सी बात की उपन्यास लिखे जाते हैं ना, और इंग्लिश की बात करूं या हिंदी या संस्कृत, बहुत बड़ा वॉल्यूम, बल्कि वॉल्यूम। अब वो फिक्शन आजकल समय के हिसाब से उसकी जगह ले ली फ्लैश फिक्शन ने, तो है तो विधा ही ना वो, बस समय के हिसाब से उस विधा में भी चेंज आया। जैसे पहले महाकाव्य लिखे जाते थे, प्रबंध काव्य लिखे जाते थे, अब मुक्तक लिखे जा रहे हैं। मुक्तक है, हाइकू है, क्षणिकाएं आ गई हैं। हर विषय को एक ही विषय को लेकर नहीं लिखना जरूरी, विषय वस्तु अलग अलग हो सकती है, वो मुक्तक है। वो मतलब परंपराओं से मुक्त है। जो काव्य छंद के की बंधन जो है। विधा, जो मापदंड है, उनसे मुक्त होकर लिखना। अच्छा, ये मापदंड किसने बनाए? मापदंड तो जो काव्य शास्त्री है, जो प्राचीन हमारे आचार्य है साहित्य के, उन्होंने निर्धारित किए। जिस कवि के, जैसे संस्कृत में बात करें तो कालिदास ने जो महाकाव्य लिखा है, वो उसको मापदंड मानते हैं कि कालिदास ने अच्छा। उच्च कोटि के महाकाव्य लिखे और उन्होंने बिल्कुल उन मापदंडों का पालन किया। एक सीमा रेखा खींच दी मतलब। बिल्कुल, कि यही चीज होना चाहिए साहित्य में। जो नायक है वो उत्कृष्ट उच्च कोटि का होना चाहिए। अच्छा। वो धीर ललित, धीर प्रशांत होना चाहिए। प्रकृति का चित्रण होना चाहिए उसमें। धर्म अर्थ काम मोक्ष में से एक फल की प्राप्ति होनी चाहिए। सूर्य का, संध्या का वर्णन होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मापदंड। अच्छा, वो उन्होंने मापदंड बना दिए। और कम से कम एक महाकाव्य में 4 सर्ग होना चाहिए, ये होना चाहिए, नायिका होनी चाहिए, पात्र होना चाहिए। अगर ये सब ना हो तो फिर वो महाकाव्य की श्रेणी में नहीं है। अच्छा, महाकाव्य नहीं, साहित्य तो माना जाए। साहित्य माना साहित्य जाता तो है ही। साहित्य माना मतलब साहित्य में अलग विधाएं बात कर रहे हो ना, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। साहित्य में विधा, मतलब मेरा चर्चा था, ये था साहित्य का विधा से कोई लेना देना नहीं है, मतलब अलग अलग विधाएं हो सकती विधा हैं। बहुत सकती सारी है। विधाएं हैं उसमें, हाँ। एक ही हो विधा सकती नहीं है। हाँ, मेरा मतलब यही था जी, एक विधा से मतलब नहीं है। बहुत सारी। कविता हो जाएंगे, आलेख हो गए, कहानी आलोचनाएं हो होगी, गई, संस्मरण हो गया, जैसे मैं बताइए सब। ये सब चलेंगे उसमें ना। डॉक्टर रणधीर बिंचर हमें देख रहे हैं, शुक्रिया रणधीर बिंचर जी। सभी विद्वान साथियों को मेरा प्रणाम। रणधीर बिंचर जी कह रहे हैं, लेक्चरर हैं। हाँ, चलिए, साहित्य की भाषा कौन सी होती है? साहित्य की भाषा हिंदी में भी हो सकता है, अंग्रेजी में भी हो सकता है, संस्कृत में भी हो देश और सकता है, काल। प्रादेशिक भाषाओं में भी हो सकता है, संगीत की भी अपनी भाषा होती है। देश और काल के हिसाब से शब्दों का चयन, अगर हम लिपि की बात कर रहे हैं तो हाँ, ऐसा कुछ नहीं है पर्टिकुलर। अब भाषा तो कोई एक भाषा में बंधा हुआ थोड़ी है साहित्य। एक भाषा में बंधा हुआ नहीं है। एक भाषा में बंधा हुआ नहीं है, इसीलिए रेत समाधि भारत की सीमा से पार पड़ी जी गई और वहां पुरस्कार प्राप्त करके आई। वो हिंदी में लिखी हुई थी। तो सीमाओं से भी बंधा हुआ नहीं है, है ना? भाषा में देश बंधा। काल परिस्थिति के अनुसार साहित्य कहीं भी किसी भी प्रकार से लिखा जा और सकता है। एक बात और कहना किसी- चाहूंगी, आजकल अनुवाद आ गया आजकल, अनुवाद। और अच्छा। अनुवाद ने तो सब सीमाओं से परे उठा दिया ना। हर जगह की कथा वस्तु, विषय वस्तु, हर भाषा में हर एक अनुवाद भी दूसरी- साहित्य है। बिल्कुल मेरी नजरों में अनुवाद कहा भी जाना एक विधा चाहिए। है साहित्य अच्छा। की। अनुवाद वो गुजरात के हैं साहित्यकार अनिल जोशी शायद नाम है। वो कहते हैं कि जो गद्य है वो तो भूमि सेना है, गद्य है भूमि सेना, थल सेना थल सेना है। है ना, पद्य है वो वायु सेना है, और जो अनुवादक है वो पैराशूट लेके अनजान धरती पर उतर जाता है। तो अनुवादक वो करता है कि वो बहुत सारी भाषाओं का सेतु बनता है। ठीक है। मैंने खुद भी अनुवाद किया। अभी राजस्थानी के कवि हैं आइदान सिंह भाटी। इसको काट, इसको यार मेरा फोन कर। आइदान सिंह मेरा हरियल सपना। क्या हुआ, कट गया? राजस्थानी में लिखा गया आंख हेरा हरियल सपना, और उसको हम अंग्रेजी में अनुवाद करने चलें तो दोनों संस्कृतियों में कहीं कुछ एक सा नहीं दिखता। भाषाओं में देखूं तो अंग्रेजी और संस्कृत में कुछ राजस्थानी में कुछ एक सा नहीं दिखता। राजस्थानी वाली मिठास अंग्रेजी में नहीं अपने को देखने को मिलेगी। तो अब जब उसको अनुवाद किया, और वो खुद भी मेरे अनुवाद से उनको अच्छा लगा कि कहते मेरी सांसों को पकड़ लिया, अरे वाह, है ना। तो पर लेकिन उन सांसों को पकड़ने में ऐसा लगा कि उस कविता को मैंने फिर से लिख दिया, तो साहित्य हो गया मतलब अनुवाद। उसके भाव पकड़ लिए और उसको अंग्रेजी में ले आया। हाँ, तो फिर वो अनुवाद भी अपने आप में साहित्य एक मानना जाना चाहिए, क्योंकि वो पुनर्रचना है एक तरह से दूसरी भाषा में। दूसरी भाषा में, क्योंकि हमारे बहुत सारे साहित्य जो हैं, चाहे
रामायण हो से हाँ, ये महाभारत हो बहुत सारी सब। भाषा में अनुवाद हुआ है उनका, विश्व की बहुत सारी भाषाओं में। श्री गंगानगर में साहित्य की क्या स्थिति है आपकी नजर में? लेखन पठन किस हिसाब से कहना, सभी कर लेते हैं, लेखन के हिसाब से, पठन के हिसाब से। गंगानगर में साहित्य की स्थिति कोई ज्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती। कुछ एक साहित्यकारों को छोड़ दें तो ऐसे तो फिर गली गली में भी साहित्यकार है। कोई अपनी 4 पंक्तियां लिख के कविता में और तुरंत फेसबुक पे चढ़ा देता है कि मैं कवि हूँ। छपास कवियों की तो बाढ़ आई हुई है, छपास का शौक लगा हुआ है, फटाफट लिखना। पहले जो कवि थे वो लिख करके उस चीज को अनुभव करते थे और अपने अनुभव के आधार पर वो रचना पाठकों के तक जाती थी, तब वो उनके मर्म को स्पर्श करती थी। अब क्या रोग है, अब तो छपाने का शौक है, फटाफट छप जाए, इसलिए स्थिति अच्छी नहीं है। नहीं, कम है, मतलब साहित्यकार गंगानगर में इतने ज्यादा नहीं है जितने। मतलब साहित्य की स्थिति कैसी है? साहित्य की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, ज्यादा अच्छी नहीं, मेरी नजर में नहीं है। बाकी मुझे लगता है इतना भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, वो एक प्रारंभिक काल होता है, थोड़ी प्रारंभिक अवस्था होती है जहां हम इधर उधर डोलते हैं, भागते हैं, भटकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम अपनी कविता को लिखने के लिए, अपनी रचना को लिखने के लिए पढ़ रहे हैं, पढ़ा जा रहा है, लिखा जा रहा है, तो कुछ ना कुछ गति मिल रही है। तो हम इस नोट पे यही कहना चाहेंगे भी हाँ, वैसा कोई उल्लेखनीय साहित्य नहीं है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए गंगानगर के ही हैं मंगत बादल जी हैं। ठहराव, मतलब ठहराव नहीं है, मोहन आलोक जी नहीं, हैं। अपने इसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो नई पीढ़ी के जो ठहराव नहीं है, यूं कह सकते हैं। साहित्य सर्जन तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं है शून्य है यहाँ पर, लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं है, ज्यादा अच्छा नहीं। फिर भी कर रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो लगी हुई है। गति और उसकी क्वालिटी कैसी है ये अलग बात है, लेकिन चल रहा है। नहीं, कई संस्थाएं तो अच्छा काम भी कर रही है, ऐसी बात नहीं है। संस्थाओं की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल साहित्य की बात। हाँ, तो साहित्य की बात कर रहा हूँ। कई संस्थाएं जो है वो साहित्य का सर्जन कर रही है, हाँ, और विकास करने में योगदान भी दे रही है। हाँ, साहित्य तो संस्था कैसे करेगी, व्यक्ति करेगा ना। व्यक्ति ने संस्था बना रखी है, एक साहित्यकार मिलके कुछ लोग, वो तो साहित्यिक गतिविधियां होगी उनकी। साहित्यिक गतिविधि करता कौन है, साहित्यकार ही तो करेगा। मेरा शायद मैं अपनी बात आप तक कह नहीं पाया, अभी साहित्य की स्थिति क्या है, गतिविधियां अपने लेते हैं आगे वाले। अच्छा, हम जैसे ये सब लोग हम जो मत रखते हैं कि साहित्य लिखा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा जा रहा, पर उसको अच्छा लिखा जाए तो उसके लिए चर्चाओं का दौर एक होना चाहिए, और उन चर्चाओं के लिए कुछ मंच मिलना चाहिए। तो ऐसी कुछ एक संस्थाएं, ऐसे मंच अब धीरे धीरे एक दो आ रहे हैं। तो उससे जो आप अपन बात कर रहे हैं कि एक ठहराव आए, एक समझ पड़े, अच्छा लिखा जाए, तो वो उससे प्रमोट होगा उन चर्चाओं से। है मेरे पास ये 2 चीजें हैं। संस्कृत साहित्य के बड़े विद्वान है यहाँ पर, डॉक्टर सत्यव्रत वर्मा जी, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है। अच्छा, सम्मान लेने से कोई बड़ा हो जाता है क्या? नहीं, उनकी रचनाओं के आधार पर मिला उनको सम्मान, ऐसा नहीं। ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मान लो मुझे सम्मान मिल जाए, मैं तो तालाब का मेंढक हूँ, तो मैं बड़ा हो गया। मैं तो उनको घर जानता नहीं हूँ। रचनाकार कभी भी पुरस्कार के लिए नहीं लिखता, लेकिन अगर रचना ने प्रभाव छोड़ा है, प्रभावित किया, तो उसको पुरस्कार मिलेगा, उसको मिलना चाहिए, और मिलना भी चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। अगर वो उस पुरस्कार के काबिल है, उनके जो नियम कानून है उसके अनुसार मेरे ख्याल से अप्लाई भी करना पड़ता होगा शायद, है ना। हाँ, आवेदन मांगती है, आवेदन मांगती है, आदमी है, साहित्य आदमी है। जसवीर सिंह कह रहे हैं कि साहित्य पर बहुत ही रोचक व ज्ञानवर्धक चर्चा, शुक्रिया सतवीर जी। डॉक्टर सहदेव पारी कह रहे हैं, गोविंद जी सादर नमस्कार, आज के सभी मेहमानों द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए सभी साहित्यकारों को साधुवाद। प्रमोद शर्मा कह रहे हैं, साहित्य के हिसाब से आज के युवाओं को कोई संदेश दे। तो हम अंत में लेंगे प्रमोद जी, जैसा हमारा नियम है। रघुत्तम नायर सर जी, राम राम। राम राम जी। साहित्य की स्थिति हमने की भी, साहित्य लिखा जा रहा है, अच्छा है, भागित होते हैं। अब तो साहित्य की गतिविधियों पर आपकी टिप्पणी, मसलन हो रही है, नहीं हो रही है, होनी चाहिए, जो हम लोग अभी कर रहे थे बात, इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल हो रही है, गतिविधियां तो हो रही है, बिल्कुल हो रही है। और वो एक सुखद बात है कि इस दौर में यहाँ पर साहित्य लिखा जा रहा है, साहित्य भी लिखा जा रहा है, गतिविधि भी। बिल्कुल गतिविधियां भी हो रही है, बड़े बड़े आयोजन हुए हैं, ऐसी बात नहीं।
क्या उसको हम लोग साहित्यिक गतिविधियों की चर्चा करें तो क्या वो काफी हैं या और होनी चाहिए? नहीं, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। फ्रीक्वेंसी बढ़नी हाँ, चाहिए। जैसे संस्था है, एक संस्था है, उससे जुड़े हुए लोग हैं और भी उनके 10 उत्तरदायित्व हैं। जी जी। तो वो अगर ऐसी 2, 4, 5 संस्थाएं होंगी, समझ लो 1 महीने में 1 हो रहा है और कहीं हर हफ्ते 1 हो, हाँ, तो अपने आप अलग अलग संस्थाएं। हाँ जी। मैम। बिल्कुल गतिविधियां हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं, लेकिन हमें और ज्यादा ऐसे सार्थक बनाना है उनको कि नई पीढ़ी जुड़े उससे, जो वो सारी पीढ़ी जो मोबाइल में डूबी हुई है, क्या हम करें ऐसा कि वो सारी आकर इस तरह की सक्रिय रचनात्मक गतिविधियों में भाग ले, जुड़े, काम करे, लेखन करे, सुने, पढ़े, और पढ़ते हैं तो, सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ एक ज्ञान चक्षु, कुछ एक कोना, कुछ कोई एक किरण जरूर फूटती है। चलिए, आप विद्वान हैं, आप बताइए कि क्या किया जाना चाहिए। जैसे आपने कहा अभी और होना चाहिए, प्रति सप्ताह होना चाहिए। ये गतिविधियों का जब आयोजन होता है जी, तो उसमें सक्रियता बढ़ती है। अभी एक उदाहरण बताऊं, साहित्य परिषद का एक कार्यक्रम था, उसमें एक लड़का है, वो जादूगरी करता था और वो उस कार्यक्रम में आए, कवि सम्मेलन था, तो वो सुन करके अगली बार जब कवि सम्मेलन हुआ तो उसने 5-6 रचनाएं सुनाई अपनी, और बहुत ही बढ़िया थी उसकी रचनाएं। तो उस युवा को प्रेरणा मिली, अब उसको शौक लग गया, अब वो कविता लेखन में आगे बढ़ गया, बहुत आगे, धीरे धीरे उसमें सुधार मतलब देखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आप चीज अपनी थोड़ा सी बस मतलब ये प्रेरणाएं और चलनी, तो आप लोग भी जाते रहते हैं इस प्रकार के कार्यक्रम? हाँ जी, बिल्कुल। साहित्य के विद्यार्थी हैं तो साहित्य के कार्यक्रम में जाना स्वाभाविक है। नहीं, जो ये गतिविधियां हो रही हैं यहाँ पे, कभी जाने का मौका मिला, उनको कोई सुझाव दिया आप लोगों ने भी, थोड़ा सा इसको इस तरह से नहीं ऐसे किया जाए, जैसे मैंने कहा कुर्सी ऐसे कर लो, तो कोई आपने भी कहा भी ये गतिविधियां ऐसे नहीं ऐसे कर लो, चर्चा हुई कभी? बिल्कुल, उन्हीं प्रयत्नों का नतीजा है कि ऐसी संस्थाएं हमारे कॉलेजेस के साथ मिलके भी हमने कॉलेज की शुरुआत भी करी। साहित्य अकादमी के साथ मिलके भी कार्यक्रम होते हैं हमारे कॉलेज में। अब साहित्यिक समिति है, अच्छा, जो साहित्यिक गतिविधियां कराती है और बच्चे उसमें भाग लेते हैं और बहुत अच्छे मतलब चीजें लिखने लगते हैं। फर्स्ट ईयर में आते हैं वो कुछ एकदम अनगढ़ होते हैं और फिर धीरे धीरे थर्ड ईयर तक आते हैं और एमए तक आते हैं, वो लोग बच्चे इतने मंजे हुए हो जाते हैं कि वो मंच संचालन भी खुद ही करते हैं, कविताएं लिखते हैं, लघु कथाएं लिखते हैं। लघु कथाएं जो है वो इन्होंने करवाया था, साहित्यिक समिति में थे, प्रतियोगिता करवाई और बच्चों ने बहुत अच्छी लघु कथाएं लिखी। तो हम अपने स्तर पर अपने जो कॉलेज में कर सकते हैं वो कर सकते हैं। कॉलेज से बाहर भी कुछ रहता है? कॉलेज से बाहर बिल्कुल जाते हैं, बुलाते रहते हैं कार्यक्रम में। नहीं, आप लोगों की जो भागीदारी है वो बिल्कुल सक्रिय रूप से रहती है या बस एक गेस्ट के रूप में बुला लिया, एक दर्शक के रूप में, श्रोता के रूप में, ऐसा भी कुछ? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम गेस्ट बनना पसंद करते हैं, ऐसा कोई हमारा वो लक्ष्य नहीं है। हम तो साहित्य का जहाँ पर आयोजन होता है स्वाभाविक रूप से हम वहाँ पहुँचते हैं। प्रयास यही रहता है कि वहाँ से कुछ प्राप्त किया जाए, जाएंगे तो कुछ नया सुनने को मिलता है, नया सुनाने को मिलेगा। सुनाने को भी मिलता है। कई बार क्या होता है भी साहित्यकार ने बोला और चला गया, दूसरे को सुनता नहीं है वो। देखो, सब तरह के लोग, नहीं, वो तो जनरल बात है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर आदमी की, हर व्यक्ति की अलग अलग सोच होती है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर मतलब अलग अलग होती है, हर व्यक्ति। संस्कृत में इसको अलग प्रकार से किया, हिंदी में, अंग्रेजी में अलग अलग है ना। वैसे ये पहली बार हुआ है कि हमारे पास 3 भाषाओं की विद्वान एक साथ है। रविंद्र शर्मा नर्सिंग एसोसिएशन के लीडर है, कह रहे नमस्कार गोविंद जी भाई साहब। नमस्कार विनोद कुमार पावा। हाय, वॉइस ब्रेकिंग, आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, वो कह रहे हैं। प्रमोद शर्मा कह रहे हैं कि साहित्य की परिभाषा क्या है, पूछकर बताएं। सबसे पहले हमने इसी चर्चा से शुरू किया। प्रमोद जी, आप थोड़ा लेट जुड़े। साहित्य की परिभाषा अगर आप शुरू में आप देखेंगे तो बता चुके हैं, शुरुआती दौर में यही था सारा कुछ। रविंद्र शर्मा कह रहे हैं पिछले दिनों ही साहित्य को लेकर आपसे चर्चा की मांग की गई थी और आज साहित्य पर चर्चा हो रही है, सुखद बात है। रविंद्र जी, हम तो आपके वो इशारों पे सब हैं, जैसा पाठक कहते हैं, दर्शक चाहते हैं ना, वैसे हम कोशिश करते हैं और कोशिश जारी रहेगी हमारे, लेकिन देरी से हुआ 10 सालों में। इंजीनियर दीपक सगन बलाना कह रहे हैं सबको नमस्कार। बच्चों को साहित्य से जोड़ने के कुछ कोर्स शुरू करें जिससे सालों साल साहित्य जीवंत रहे। बिल्कुल सही बात है, किया जाना चाहिए। कैसे करें? ये गतिविधियां एक माध्यम है,
वो जुड़े जिन जिन जहाँ जहाँ गतिविधियां आयोजित होती है उसमें भाग ले। जैसे विद्यार्थी के लिए सबसे बढ़िया है कि स्कूल या कॉलेज में एक काव्य पाठ प्रतियोगिता होती है, ठीक है। तो वो अपनी मौलिक रचना लिखे और फिर उसको मंच पर आए। तो जब वो हर तरीके से मतलब उसका उच्चारण कला भी सीखता है, वो मंच पर बोलना भी सीखता है और अपनी अभिव्यक्ति करना सीखता है और वो लिखना सीखता है, वहां से उसको प्रेरणा मिलती है। जब मान लो उन्होंने अच्छा लिखा तो उसको सराहा जाता है मंच पर, तो वो आगे और उत्साह से काम करता है। ऐसे ही कहानी लेखन है, वो निबंध लेखन है, ये बच्चों में सृजनात्मक शक्ति पैदा करती है, उसमें लिखने में क्रिएटिविटी आती है। ये एक प्रोफेसर कह रहा है, लेकिन क्या ये जो संस्थाएं हैं वो इसको स्वीकार करती है कि मेरा जैसा एक मूढ़मती आदमी गया 10-12 उल्टी सीधी लाइनें लिख के गया, तो क्या वो मुझे सुनाने के लिए तो मौका दे देंगे, लेकिन क्या मुझे वो गाइड करेंगे ऐसे करो ऐसे करो ऐसे? बिल्कुल करेंगे। अगर जुड़े हुए हैं, उसी भूमि से हैं, उसी धरातल से हैं, तो हम सब एक जैसे हैं। कहीं कोई जल्दी शुरुआत करता है, कोई थोड़ी देर तो कोई से करता आपके है। पास आए जैसे मेरे जैसा कोई मूढ़मती आए भी, ये देखो मैंने कुछ ठीक किया हम क्या? आए हुए अभी तो बिल्कुल आपके पास। करते नहीं, मुझे सीखना है अभी तो तो हम मुझे आए हुए हैं मुझे सीखने के सीखना है लिए। तो मुझे आना पड़ेगा ना। ये तो जब हम तो साहित्य शुरू हुई शब्द और अर्थ के संवाद से और व्यष्टि से समष्टि की बात करता है, तो फिर इसके सृजन में आपस में आदान प्रदान तो होएगा ही बातों का। तो कोई सुधरेगा, कोई सुधारेगा। मतलब कोई उसको ऐसा नहीं अच्छा है जिसका करना- दामन खाली हो। हाँ। सबके दामन में कुछ ना कुछ है। ईश्वर ने सबको कुछ ना कुछ सबको, दे के भेजा है, हाँ, उसको कोई कितना खाली हम लोग ले पा रहे हैं वो अलग बात है। चलिए, कोशिश करूंगा मैं भी आप लोगों का सानिध्य प्राप्त करूं। सुनील अग्रवाल कह रहे हैं कि क्षेत्र में साहित्य व कला को आगे बढ़ाने में सभी साहित्यकारों को हार्दिक साधुवाद और शुभकामनाएं। अजय मिड्डा बुस्टअप करें, नमस्कार करें। एक बार फिर बता दूं, 502वें एपिसोड के इस सफर में हम लोग आज बात करें साहित्य की। हमारे साथ हैं मैडम प्रोफेसर डॉक्टर किरणदीप को, अंग्रेजी विभाग की अध्यक्ष हैं चौधरी बल्लूराम गोदारा कॉलेज में। डॉक्टर बबीता काजल हैं, हिंदी विभाग की अध्यक्ष हैं। और इधर प्रोफेसर श्याम जी हैं, श्यामलाल जी, संस्कृत विद्वान हैं, संस्कृत विभाग के हैं। और हम लोग बात करें साहित्य की। पत्रकारिता में भी कोई साहित्य का अंश होता है क्या? मैं पत्रकारिता करता हूँ तो थोड़ा पूछ लो। पत्रकार तो ऑल इन वन होते हैं, अच्छा, और उसको पता कुछ नहीं ऑल होता। राउंडर होते हैं, ऑल राउंडर होते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे कि यूं कहा जाए कि पत्रकारिता एक अलग चीज है, साहित्य एक अलग चीज है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और एक बहुत अच्छा सा उदाहरण, मैं वैसे अंग्रेजी से हूँ लेकिन फणीश्वर नाथ रेणु को सबने पढ़ा। बहुत सारे, हाँ। उनका मैला आंचल जो है उसमें बिहार में उन्होंने जो पत्रकारिता की, मतलब एक कीन ऑब्जर्वर की तरह से हर एक से जाके मिले या देखा, वो उनकी पत्रकारिता की झलक उसमें आई। और जिसको हम उपन्यास कहते हैं, जो प्योर लिटरेचर, जो शाब्दिक दृष्टि से हम जिसको कहेंगे ये शुद्ध साहित्य और पत्रकारिता अलग माने, लेकिन उसमें भी पत्रकारिता है। पत्रकारिता मतलब साहित्य हो सकता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। खबरों में या कोई अलग लिखे तब? खबरें भी भाषा बनाती हैं, खबरें भाषा भाषा बिगाड़ भी देती हैं, भाषा बना भी देती हैं। और बहुत बड़ा योगदान है, वही भाषा हम उसको अपनाते हैं, हमारी पीढ़ी अपनाती है उसी भाषा को जो पत्रकार बोलता है, अपने न्यूज में इस्तेमाल करता है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो हिंदी है, मिश्रित भाषा। तो ये सारा प्रभाव एक तरफ नहीं चलता, एक तरफ नहीं चलता, दोनों तरफ चलता। जैसे यूं कहें कि सिर्फ सूचना देना वो साहित्य नहीं है, और पत्रकार सिर्फ सूचना नहीं देता, दिमाग खोलता है ना भी, सवाल कहाँ उठ सकते हैं, और साहित्य का भी तो वही काम है। समाज में चेतना लाने का काम तो असल में पत्रकार ही करता है, कि सामाजिक मुद्दों को लोगों के सामने लाता है। और जिस प्रकार से वो मुद्दे जब समाज के सामने आते हैं तो पता लगता है कि जो पत्रकार है उसकी गहराई में जाकर उस बात को डिटेल में जब प्रस्तुत करता है, तब लोगों को पता लगता है कि ये भी चल रहा है समाज में। डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा कह रहे हैं, गोविंद जी आप किसी भी साहित्यकार के पास अपनी रचना लेकर जाएंगे तो अवश्य वे आपका मार्गदर्शन करेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। ये आज की स्थिति है शर्मा जी। जब मैं 40 साल मुझे पत्रकारिता में हो गए, मैं बात कर रहा हूँ उनकी जिसने पहली बार लिखा हो उसने। फोन को क्या है, सबके फोन बंद है, मेरा शुरू है।
डॉक्टर महेश अरोड़ा कह रहे हैं, मोनू इधर आ, ठीक है। महेश अरोड़ा कह रहे हैं युवा साहित्य से दूर होता जा रहा है, क्या कारण है, क्या कहना चाहेंगे आप? युवा साहित्य से दूर होता जा रहा है। सोशल मीडिया, ये फोन ने, ई जो रील्स अवेलेबल है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उसने जो रियल लिटरेचर जो कागज के पन्नों पे है उससे दूर कर दिया है। ये तो है। हाँ, ई बुक्स और ये सब आ तो गया है, एक क्या मीडियम करें, तो बदल गया। ये तो वो कह रहा है अभी दूर हो रहा है, बिल्कुल। हम लोग को क्या करें अभी वो फिर से नजदीक आए उससे। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि ऐसे मंच, ऐसी उपलब्ध संस्थाएं, मतलब उनको और उनसे जुड़े हुए ऐसे एक साहित्यक संस्थाओं से या साहित्यकारों से या साहित्यिक गतिविधियों में भाग लें, तो वहां जाकर के जब वो देखेगा ऐसे वातावरण में, जब वो प्रवेश करेगा तो अपने आप ही उसका मन बन जाएगा। ऐसा जब भी हम वहां जाएंगे नहीं तो जुड़ाव कैसे होगा? ऐसा भी हो सकता है भी कुछ ऐसी संस्था बने जो 1 घंटा केवल बुक्स की बात करे। मान लो किसी पार्क में, किसी हॉल में, किसी में कहीं भी आज अलग अलग सब लोग बुक्स पढ़ेंगे, चाहे कोई पढ़े थे वो। बहुत अच्छी शुरुआत होगी, है ना? है ना? बुक रीडिंग क्लब है, भी पहले पठन होगा, बस फिर ही आगे उसको। भी मैंने एक किताब पढ़ी, आपने 4-5 हम लोग बैठे हैं, चाहे 5 बैठे हैं, बुक्स पढ़ ली हमने, फिर उसका एक्सचेंज भी कर लें चाहे, लेकिन चर्चा भी कर लें 5 मिनट, तो ये भी इस तरह से हो बहुत सकता अच्छी है शुरुआत। है ना? चलिए, श्री गंगानगर के परिप्रेक्ष्य में यहाँ किस प्रकार का साहित्य लिखे जाने की जरूरत है? मुझे लगता है कि ठीक है, कविता भी लिखी जा रही है, कहानी भी लिखी जा रही है, लेकिन गंगानगर वहां कहाँ है? गंगानगर का लोक वहां कहाँ है? इसलिए तो सवाल है। हाँ, गंगानगर का लोक जो है वह रेखांकित होना चाहिए, वो नहीं आया अभी। वैसी कोई रचना अभी प्रतीक्षित है। कैसी हो उसमें, क्या हो उसमें? गंगानगर की जो मिश्रित संस्कृति है, जो पंजाबी और बागड़ी और राजस्थानी और मिश्रित संस्कृति है, वो हो, किन्नू हो, वहां पे किन्नू का प्रदेश है, किन्नू का रस हो, गन्ने की मिठास हो, गन्ने की मिठास हो, है ना? थोड़ी सी रेत भी हो, दोनों बॉर्डर की गोलियां भी हो, ऐसा साहित्य लिखा जाना चाहिए। तो शुरुआत करिए आप। जब 3 विद्वान मेरे पास हैं यहाँ पे, छोटे से कमरे में हम लोग चर्चा करें, तो हो सकता है कुछ निकल के आए। क्यों सर? जी। बिल्कुल, ऐसी चर्चाएं तो एक नया विचार को जन्म देती हैं और फिर वो विचार अपने आप आता है कार्य रूप में। ये जो चर्चाएं आधे घंटे से हुई, आपको लगता है कि मेरे शब्दों में कहीं साहित्य है कि नहीं? पत्रकारिता में होता है जैसे केवल चर्चा कर रहा हूँ, निरर्थक तो नहीं है ना कुछ? ये नहीं, निरर्थक कैसे हो सकता है? निरर्थक कैसे? बिल्कुल सही, आप सही सवाल कर रहे हैं और सही विषय से अलग नहीं जा रहे। क्योंकि मैं तो साहित्य से मेरा तो ज्यादा ताल्लुक रहा नहीं कभी, फिर भी मैंने सोचा करके देखूं भी कैसा होगा। इतना हौसला 10 साल में कर पाया हूँ। मैं कुछ कहना चाहूंगी, आप पत्रकार हैं जी, ये आप बात मानते हैं और ये कह रहे हैं कि साहित्य से नाता नहीं रहा, है ना? आप बहुत कीन ऑब्जर्वर हैं, जो कुछ आपके चारों तरफ घटित हो रहा है उसको बहुत बारीकी से देखने का आपका प्रयास रहता है। जी, बिल्कुल रहता है ना? और उसके बाद उसको बहुत अच्छे शब्दों में आप प्रस्तुत भी करते हैं, अभी जैसे हम आपको सुन रहे हैं। तो फिर ये तो पत्रकारिता और साहित्य मिल गए, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपका साहित्य से नाता नहीं है। अच्छा, मेरी इच्छा साहित्य लिखने की रहती है, मुझे भी कोई साहित्यकार कहे तो मुझे क्या करना चाहिए? उसको समाज के जो संवेदनशील विषय है जी, उन पर उनको लिखना चाहिए और समाज उनसे जो अपेक्षा करता है उस पर खरा उतरना चाहिए। समाज की बात को चाहे वो गद्य में कहें, पद्य में कहें, कहानी में कहें, उपन्यास में कहें, जिस भी विधा में कहें, और उस विधा में वो निरपेक्ष भाव से लिखता है, अपने आनंद के लिए लिखता है, तो मैं कहता हूँ कि वो जो साहित्य का असली धर्म निभाएगा और उसमें एक संदेश छिपा होना चाहिए, वो समाज का एक हित होना चाहिए उसमें, तो वो एक साहित्यकार का धर्म बनता है। गोविंद गोयल क्या करे साहित्यकार बनने के लिए? हम तो खुद इस राही हैं, अभी विद्यार्थी हैं। हम तो इतना ही जानते हैं कि जितना ज्यादा लिखने की इच्छा है उतना ज्यादा हमें पढ़ना चाहिए। मुझे पढ़ना चाहिए, पहले हमें पढ़ना चाहिए। मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ ना, गोविंद गोयल क्या करे? मुझे भी कोई साहित्यकार कहे कि हम सब कहीं ना कहीं, कोई छोटा कोई बड़ा, आप तो लंबा सफर कर रहे हो, आप तो समुद्र में आप तो चल रहे हो, मैं तो पैर नहीं सोच रहा हूँ उसमें, तो मुझे क्या करना चाहिए? अभी गिर ना जाऊं उसमें, डूब ना जाऊं। हमें लिखी हुई रचनाओं को भी पढ़ना है और अपने आसपास को भी पढ़ना है।
सभी तरफ निकल। फिर उसको शब्द देंगे हम। अच्छा, गुरु भी धारण करना पड़ता है क्या? कोई नारियल दे के और भेंट दे के, ऐसा भी कुछ? क्यों सर? ऐसा तो देखो, किसी की श्रद्धा है तो कर सकता है ऐसा, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये कोई बाध्यता नहीं है, साहित्य के लिए ऐसा करना पड़ता है। अच्छा, मैं पूछ लूं ना भी, मैं आपके पास आऊं तो कोई भी गुरु बनाओ पहले मुझे। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो गुरु बिना ज्ञान नहीं होता तो फिर कैसे मिलेगा? बिना अक्षर ही हमारे गुरु है, मैं आपको पुस्तक बताऊं, हमारी गुरु है जी। उड़ीसा में हलधर नाग नाम का एक साहित्यकार है। हाँ। वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज, बिल्कुल वो उसके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, और उन्होंने जो साहित्य लिखा है उन पर कम से कम 20 पीएचडी हो चुकी है, और सरकार ने उसको पद्म श्री सम्मान दिया है। अब बताओ, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, गुरु नहीं है, कबीर जी के पास उसका कौन सी इतना डिग्री लिखा है? हुआ है, लोग पीएचडी कर रहे हैं। हाँ, सूरदास जी के पास कौन सी डिग्री है? तो हमने कितनी खूबसूरत बात की कि शब्द अपने आप में गुरु है। इससे पहले कि हम लोग आज के इस एपिसोड को विश्राम दे, साहित्य की चर्चा को अल्प विराम दे, मैं महानुभाव से कहूंगा कि अपने 30-30, 40-40 सेकंड के लिए अपना एक संदेश जरूर दें। मैंने अल्प विराम कहा क्योंकि हम लोग चाहेंगे कि इस प्रकार की चर्चा एक बार फिर हम लोग कभी करें। मैं 30-40 सेकंड के लिए मैसेज कन्वे करना चाहिए। आप बिल्कुल बिंदास। मैं कहना चाहूंगा हमारे सभी दर्शकों को कि साहित्य का आप आनंद ले। साहित्य मानव को आह्लादित करता है, आनंदित करता है, और जो इससे साहित्य से जुड़ेगा उसका जीवन तो आनंदमय होगा ही। और मैं उन युवाओं से कहना चाहूंगा जो इस साहित्य में रुचि रखते हैं, वो साहित्य से जुड़े, और जो लोकोपकारी, जो लोकहित में उनको काम करना चाहिए, चाहे वो हमारा धर्म हो, संस्कृति हो, अध्यात्म हो, समाज हो, राष्ट्र हो, इन मुद्दों पर उनको आगे आना चाहिए। और मैं समझूंगा कि हम जैसों से अगर किसी पाठक ने पूछा था, तो अगर वो हमसे मार्गदर्शन लेना चाहे या हमारे पास आकर सीखना चाहे, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि गोयल साहब ने हमें यह अवसर दिया आप सबसे रूबरू होने का। तो आपसे यही कहूंगा कि साहित्य स्टूडियो, साहित्य बहुत ही आनंदमय है, कल्याणमय है। जी, मैं विशेष रूप से युवा पीढ़ी को कहना चाहूंगी कि अगर आप 6 घंटे मोबाइल यूज कर रहे हैं तो 1 घंटा अवश्य साहित्य के लिए निकालें। अगर आपकी रुचि है तो आप जरूर लिखें, और लिखने से पहले खूब पढ़ें। पढ़ना जो है वो हमेशा हमें प्रेरित करता है। अखबार पढ़ें, भाषा पर पकड़ बनाएं, अपनी शब्दावली को समृद्ध करें, और कुछ नहीं तो बहुत इच्छा है और नहीं पता तो डायरी लिखें। रोज का अपना जो घटनाक्रम है, क्या हुआ, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, लिखें। और आप धीरे धीरे देखेंगे 2 महीने बाद आपने जो डायरी लिखी थी, आपको लगेगा इसमें ये गलतियां हैं, मैं इस वाक्य को ऐसे सुधार सकता हूँ, यहाँ पे यह कर सकता हूँ। तो इस तरह से लिखना और अभ्यास करना ही हमें जो है वो अभ्यस्त अच्छा बना सकता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र हो, वो चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे कोई अन्य क्षेत्र हो। मैं दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, आप लोगों ने हमारी बात को सुना, और गोविंद जी को विशेष धन्यवाद कि ऐसी सार्थक चर्चा के लिए हमें बुलाया, हमें इस लायक समझा कि हम इस सार्थक चर्चा में कुछ हिस्सा, कुछ योगदान दे सकें। डॉक्टर किरणदीप, मैं ये कहना चाहूंगी खास तौर पे, जैसा कि मैम ने कहा कि युवा वर्ग से कि खूब पढ़िए, जो लिखी गई रचनाएं हैं उनको पढ़िए, और तभी हमें दुनिया को कैसे पढ़ना है, क्या जरूरत है कि हम दूसरों को बता सके, वैसा हम कुछ लिख पाएंगे। दूसरी चीज है कि अब हमने पढ़ तो लिया, जान लिया, समझ लिया दुनिया को। आप कहेंगे कि बिना किताब को पढ़े भी हम दुनिया को समझते हैं, तो साहित्य रचने के लिए हमारी भाषा पे पकड़ भी जरूरी है। तो आजकल जैसे जर्नल राइटिंग जो है बहुत पॉपुलर है, जिसको हम पहले डायरी लेखन कहते थे, आजकल जर्नल राइटिंग है। तो डेली जर्नल राइटिंग की आप आदत डालिए, उससे आपकी भाषा सुधरेगी, और एक आपके ऑब्जर्वेशन को राइटअप देने की आपकी क्षमता विकसित होगी। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए, खूब सीखिए, और ऐसी ही चर्चाएं 3 से 30 और 30,000 लोग जुड़ते जाएं। आप सभी का धन्यवाद। गोविंद गावल जी का विशेष धन्यवाद कि हमें ऐसी चर्चा का मौका दिया। इससे पहले कि अल्प विराम लगाएं हमारे साहित्य चर्चा पे, महेश अरोड़ा जी ने सुझाव दिया है, गंगानगर में आजकल सभी पार्कों में संगीत के कार्यक्रम किए जाते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वहां पर साहित्यिक कार्यक्रम करने शुरू कर दिए जाएं? सीताराम मित्तल जी कह रहे हैं बहुत सराहनीय प्रयास, साहित्य से जुड़ाव जरूरी है। धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया, आपने समय निकाला और उस व्यक्ति
के मंच के लिए समय निकाला, जो एक छोटा सा है और जो साहित्य से बिल्कुल अनजान है। अगले सोमवार को ठीक 8:30 बजे हम लोग फिर नए विषय पर नए मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। धन्यवाद आप सभी का, हमसे जुड़ेंगे।